दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और यहाँ पे मैंने अपने कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो का एक चार्ट ओपन किया हुआ है, जो भी मेरा पोर्टफोलियो अभी परफॉर्म कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली ये चार्ट बिहेव करता है। तो ये एज ए एनएवी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डेट जो दिखाई पड़ रही है ये लगभग आपको 21 मई के आसपास का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर शेयर्स जो है कि स्मॉल कैप के हैं, बट कुछ मिड कैप भी अभी आ गए हैं और लार्ज कैप में भी एक ही शेयर है, बट वो एक कह सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न्स उसमें बने हुए हैं और उसमें मैं काफ़ी पहले से इन्वेस्टेड हूँ, धीरे धीरे करके एवरेज करता रहा और अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ, मतलब पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा सेक्शन उस पर्टिकुलर लार्ज कैप में है, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा एज ऑन डेट अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो कंप्लीटली स्मॉल कैप को फॉलो नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वही शेयर्स हैं जो आप लोगों ने पुराने वीडियोस में देखे थे, और लगभग 25% का एरिया लगभग जो है मिड और लार्ज कैप में, भले ही उसमें नंबर ऑफ कंपनीज भले ही कम हो, बट दैट अमाउंट इज अराउंड 25% अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, अब यहाँ तो इसलिए एग्जैक्टली अब हम ये कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से, स्मॉल कैप मिड कैप है और से अपने पोर्टफोलियो की, कि हमारा परफॉर्मेंस किस तरफ को चल रहा है। ठीक है, तो इससे काफ़ी हद तक क्लियर एक आइडिया मिलता है। तो मैं अगर जैसे ये ऑटोमेटिकली जो खुला, इसको अगर मैं जैसे जस्ट कंपेयर करूं स्मॉल कैप, बिकॉज स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, लेकिन रिस्क भी बड़ा होता है। तो रिस्क एपेटाइट को भी बढ़ाना है, वो भी आप लोगों को मैंने पहले सिखाया है। तो इसमें जैसे जस्ट मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि भाई निफ्टी स्मॉल कैप में एक पोर्टफोलियो में सेफ्टी भी बनी रहे और जो है आपका परफॉर्मेंस भी निकल के आए, तो उस के लिए बीच बीच में एनालिसिस बनी रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे ये दिखाता हूँ, तो अगर इसको थोड़ा सा इसको सेक्शन को मैं जस्ट ऐसे हटा देता हूँ तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये यहाँ पे आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 को मैंने जस्ट ट्रिगर किया और ये मेरे पोर्टफोलियो और मैंने डेट आपको मैंने दिखाई थी, तो वो उसी के आसपास 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 रन कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में जब से स्टेबिलिटी ख़त्म हुई, मतलब एक तरह से अनस्टेबल हुआ, गिरावट हुई और भी जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब चीज़ों पे भी अगर बात करें तो उसको अगर कंपेयर करें तो उस तारीख से हमारी स्थिति क्या रही। अगर मैं, क्योंकि ये पोर्टफोलियो मेरा जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, ये पोर्टफोलियो विद लार्ज एंड मिड कैप है, टोटली स्मॉल कैप नहीं है, वेयर एज वी आर कंपेयरिंग इट इज विद निफ्टी स्मॉल कैप 250। लेकिन अगर हम दूसरे सेक्शन से भी कंपेयर करेंगे तो अलग है। लेकिन पहले जिसमें जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो मैंने उससे कंपेयर करने की कोशिश की, तो ऑलमोस्ट मतलब चीज़ें इक्वलाइज लेवल पे दिखाई पड़ रही हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और लेंदी सेक्शन में लेके जाऊँ और इसको मैं धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ चीज़ें आ रही, लेकिन अब यहीं से डिफरेंस होना देखो चालू हो गया। ठीक है, लंबे समय में थोड़ा सा आप भी, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज भी है मिड कैप भी है, टोटली स्मॉल कैप नहीं है। वेयर एज इस जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है उसमें टोटल 250 कंपनियां दे रखी हैं स्मॉल कैप में, तो उन हिसाब से भी आपको समझना आना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये इंडेक्स जो है जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 है तो आपने जो कंपनीज एक बार सेलेक्ट, मतलब या तो ये सेक्शन ही खरीद लो, लेकिन इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, अभी ये है फिर बाद में कोई और है, परफॉर्मेंस कुछ हट जाएंगी, कुछ लग जाएंगी, कुछ, तो इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह निफ्टी 50 से भी जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इसको मैं जब स्क्वीज करता जा रहा हूँ तो पुराना टाइम आता जा रहा है। और आपने देखा होगा कि ये जो सितंबर है, ये सितंबर 2024, यहाँ पे मार्केट में ऑल टाइम हाई था, पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे था, चीज़ें भी ऑल टाइम हाई थी, निफ्टी 50 स्मॉल कैप भी 250 ऑल टाइम हाई पे था। और उसके बाद में आपने देखा कि ये मेरा जो चार्ट है, स्पेशली अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि ये जो ग्रीन वाला मेरा पोर्टफोलियो का जो चार्ट है, तो ये इस जो निफ्टी स्मॉल कैप था उससे जो है ऊपर ही ऊपर साथ ही साथ था, लेकिन ऊपर ही ऊपर रहता था। गिरावट हुई, एक ह्यूज गिरावट हुई और जो है आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से चीज़ें नीचे आई, फिर उसी चार्ट के साथ में ही रहा, लेकिन जो है कि देख सकते हो कि अब मैं नीचे हूँ, उसी चार्ट के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, बट क्या है कि उसके नीचे ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं आपके अकॉर्डिंगली डिसीजंस के हिसाब से, क्योंकि जब लार्ज कैप और मिड कैप में सेक्शन में भी जब आपका कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बड़ा होता चला जाता है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू फॉलो द एग्जैक्टली पाथ ऑफ दिस लाइन। ठीक है, ये जो निफ्टी स्मॉल कैप की है, तो आपको
अकॉर्डिंगली बीच में समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके डिसीजंस गलत हो रहे हैं या ये है, लेकिन आपको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को जब पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है तो चीज़ों को देखना पड़ता है। दैट्स वाई जो चीज़ें लीडिंग ऊपर दिखाई पड़ रही थी मेरे पोर्टफोलियो की ग्रीन वाली लाइन, वो नाउअडेज उसके ही साथ है, बट क्या है, नीचे की साइड में है। तो क्योंकि स्मॉल कैप के साथ साथ कुछ मिड कैप में भी सेक्शन में बढ़ गया है और लार्ज कैप में भी बढ़ गया है और कुछ प्रॉफिट्स को भी बुक किया है। तो अब यहाँ पे उन सेक्शंस के साथ में भी अगर कंपेयर करें तो यहाँ तो ये स्मॉल कैप था, निफ्टी स्मॉल कैप, इसको छोड़ दें तो मैं अब ये अगर निफ्टी 50 में आ जाओगे तो टोटली लार्ज कैप हो जाएंगे, निफ्टी मिड कैप 50 में आ जाओगे तो मिड कैप की आ जाती है लार्ज। तो इसलिए एक कंबाइंड सेक्शंस को आइडिया लेते हुए तो निफ्टी 50 की भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ठीक है, अब जो है उसके साथ साथ जो है मिड कैप की भी लाइन ड्रॉ कर दी और लार्ज मिड कैप की भी जो है लाइन ड्रॉ कर दी। और चीज़ें तब से आपको ये दिखाई पड़ रही हैं कि जो स्मॉल कैप गिरा था भयंकर, उसकी रिकवरी के कंपैरिजन में बड़े जो क्योंकि लोगों को झटका लगा ना भाई, तो लोगों ने सोचा कि सेफ होना बहुत ज़रूरी है और लार्ज कैप में पूरा पैसा मतलब ज़्यादातर कंपनीज में शिफ्ट किया और देख सकते हो कि लार्ज कैप का अवसर। लेकिन वहीं पे जब हम लंबे समय में आएंगे तो चीज़ें आपको डिफरेंट सिनेरियो में दिखाई पड़ेंगी। मैंने ये पहले पिछले वीडियो में भी दिखाया था और वीडियो एक थोड़ा लंबा होगा, आप लोगों को एजुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और स्क्वीज़ करता चला जा रहा हूँ तो तब आपको जो है करेक्ट डिफरेंस दिखाई पड़ेगा कि भाई चीज़ें किस हिसाब से रन कर रही हैं। तो वही जो वहाँ निफ्टी 50 आपको ऊपर दिखाई पड़ने लगा था क्योंकि अभी रिसेंटली उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी आई, वो सबसे नीचे आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट मत करो या मिड वाले में मत करो या स्मॉल में ही करो या उसमें करो। ये सब डिसीजंस, ये जो चीज़ें हैं, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, वैल्यूएशन सही होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये डिफेंस सेक्टर से है, ये रेलवे सेक्टर से है, ये एफएमसीजी से है, तो मेरा पोर्टफोलियो कहाँ पे कितना रिस्क एपेटाइट अर्न कर चुका है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो मुझे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना था, वो मैंने दिया। दूसरी चीज़ें जो मेन कवर करेंगे, आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, ठीक है, वहाँ पर कुछ डिसीजंस लिए गए, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से चीज़ें मतलब ली गई, तो उन चीज़ों को थोड़ा फास्टली कवर करते हैं, आप लोगों समझ लेके आएंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे एक जस्ट कुछ न्यूज़ के रिलेटेड है, चीज़ें ये रिलेटेड हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सबका जो कह सकते हैं बादशाहत है। तो क्यों है बादशाहत, थोड़ा सा उस पर नज़र डालेंगे तो ये अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से भैया, कि जीडीपी जो है इनकी 30.570 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब तो आप इसमें 30 मान के चलो, 30 देख लो कि एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा। 30 ट्रिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी, मतलब एक तरह से ऐसा मान के चलो कि 30 ट्रिलियन डॉलर इनके पास रुपया है। अब जो भी इनके पास जनसंख्या है, जो भी उसमें अगर हम डिवाइड करते हैं जीडीपी को, तो जो है कि आप ये देख सकते हैं कि $89,000 प्रति वर्ष है अर्निंग्स, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर पर्सन की जो जीडीपी की अर्निंग्स बैठती है, दैट इज 18। तो रफ फिगर में आप मान लो तो $90,000, एक आपको इजीली याद ध्यान रहे तो उसके लिए, तो $90,000 पर पर्सन के हिसाब से जितनी भी जनसंख्या उसमें डिवाइड कर दिया जाए उनकी जीडीपी को, तो इतना पैसा बैठता। तो जो कि देख सकते हो एक तरह से ऐसे आप मान के चलो, जैसे हम अपने टर्म्स में याद रखें तो $90,000 एक तरह से डॉलर है ये प्रैक्टिकली, लेकिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरह से, जस्ट अपना यूरोपी में सोच के चलते हैं। तो $90,000 अगर किसी आदमी के पास में है, ठीक है, अब ये है नंबर 1, तो जिसकी बादशाह चल रही, $90,000 पर क्यों पर्सन है किसी के पॉकेट में। वहीं पर चीन जो सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे है लगभग 19,000 कुछ ट्रिलियन डॉलर। इसको जब हमने डिवाइड किया, लगभग यहाँ वहाँ पे उनके पास 30 था यूएसए के पास में, इनके पास 20 है। तो अब इनने 20 के बाद तो लेकिन इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो जब उसमें डिवाइड किया तो प्रति व्यक्ति आय जो बैठी है तो वो 13,000 $13,500 प्रति पर्सन बैठी। तो एक जिसके पास एक पर्सन है, जिसके पास में कह सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं हटा दूँ तो अमेरिका के पास पर पर्सन जो इनकम का था वो था लगभग $90,000। ठीक है, $90,000 पर पर्सन, और यहाँ पे बैठ रहा है 13,000.5, मतलब $13,500 पर पर्सन बैठ रहा है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पे भाई। ठीक है,
तो नंबर 3 पे आ गया जर्मनी। जर्मनी की जनसंख्या भी कम है, तो यहाँ पे 4.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इनकी, मतलब जीडीपी है। 56,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है इनकी, प्रतिवर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो ये बैठ जाती है, मतलब एक आदमी के पास में 56,000। यूएसए के पास में कितनी थी? यूएसए के पास में थी, आपने देखा 90,000 रुपीज़ एक तरह से लेके, $90,000 लेके घूम रहा था यूएसए का आदमी, लेके घूम रहा है, जो नंबर 1 मतलब कह सकते हैं इकोनॉमी है। नंबर 2 पे आपको चाइना दिखाई पड़ी, तो उसमें देखा आपने कि पर चाइनीज़ के पास में $13,500 की औकात है। और वहीं पे जब थर्ड नंबर पे जो जर्मनी है, दैट इज़ $56,000 पर पर्सन के हिसाब से इनकी जो कह सकते हैं जनसंख्या डिवाइडेड है। तो इस चाइनीज़ की जनसंख्या से तो फार फार बेटर लाइफ स्टाइल, पैसा और सब चीज़ें हैं इस कंट्री के पास में, लेकिन वही जनसंख्या कम है तो उसी रेशियो में आए। तो भले ही ये मैं कहता हूँ कि चाइना के पास में करीबन $20 ट्रिलियन के साथ वो नंबर 2 पे है, बट पर चाइनीज़ के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फार फार बेटर है जर्मनी का पर पर्सन जो है। लेकिन पूरी सिनेरियो के हिसाब से देखा जाता है कि नंबर सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे थे इस बात को लेके कि भैया $4.75 ट्रिलियन के साथ में जब जनसंख्या कम है तो डिवाइड किया, तो इनका जो लाइफ स्टाइल है इन कंपेयर टू पर जर्मन इन कंपेयर टू द चाइनीज, दैट इज़ फार फार बेटर देन द चाइना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, जो हमारा कह सकते हैं, हमें जैसे महसूस हो रहा है कि आपने ये देखा कि $4.75 ट्रिलियन की जर्मनी की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको सरपास करने का जो बहुत ही नज़दीक है इंडिया का हिसाब किताब। और अगर मैं उसको थोड़ा सा निकालने के तो ये रहा हमारा इंडिया। अब यहाँ पे स्थिति कि भाई ठीक है, ऑल इन ऑल अगर पूरी जीडीपी की बात करिए तो 4.187 ट्रिलियन यानी $4.2 ट्रिलियन आप मान सकते हो कि ये हम 4.2 पे हैं। और जर्मनी की जो टोटल इकोनॉमी बनती है 4.75, तो वी आर गोइंग टू सरपास दिस जर्मनी वेरी सून। तो अब यहाँ पे लेकिन वहीं गरीबी किस बात पे आ जाती है कि भैया हमारे पास जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, तो वो दैट इज़, तो उस हिसाब से हम जब डिवाइड करते हैं तो हम $2,900 प्रति व्यक्ति के हिसाब से हैं, यानी कि आप $3,000 मान लो। तो एक पास इंडिया का पर पर्सन की औकात कितनी है? $3,000 पर आदमी के हिसाब से है। और वहीं पे अमेरिका कितनी थी? 90,000। ठीक है, और जो कह सकते हैं कि चाइना दैट इज़ $13,500 प्रति पर्सन के हिसाब से था, और यहाँ पे इनका शायद 56,000 था जर्मनी का। ठीक है, तो भले ही हम सरपास कर जाएंगे तो 3,000 पर पर्सन के हिसाब से हम बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी जर्मनी के हिसाब से आज भी जर्मनी पर जर्मन दैट इज नेक्स्ट टू द अमेरिकन्स। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन हमारी ऑल इन ऑल इकोनॉमी जो है वो अभी इसको सरपास करेगी। बट चाइना इज हैविंग अ ग्रेट नंबर कि वहाँ पे तो भैया करीबन $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, या तो, और ये अमेरिका जो है दैट इज़ $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो वो एक अलग एंगल, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि हमें अभी चलना कितना है। ये चीज़ें मैं तुम्हें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि क्यों मतलब हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अपने $ट्रिलियन बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, सस्ते में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चाइना भी क्यों वहाँ तक पहुँचा, लेकिन चाइना के साथ साथ चाइना का सपोर्ट एक अलग लेवल का था। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया उसने अपने कंट्री को, विद टेक्नोलॉजी एंड द मैन पावर का उसने सही यूटिलाइजेशन करा। अब यंग जनरेशन हमारे पास ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वी विल प्रोड्यूस एंड कंज्यूम मोर। तो अब यहाँ पे हम आगे जाएंगे। अभी ऑल इन ऑल जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो हम पहले जर्मनी को तो आसानी से कवर कर देंगे, लेकिन पर जर्मन के हिसाब से हमारी वैल्यू फिर भी बहुत डाउन रहेगी। तो वहाँ तक अब होता क्या, पोटेंशियल अवेलेबल होता है जब आपके पास में, जैसे चाइना वहाँ तक कैसे पहुँच गया। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो चाइना इतना नहीं था, तो भाई चाइना इसी दम पे, लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी भी उसी तरह से उन्हीं पचिन्हों पे चीज़ों पे चलने की कोशिश है। तो आने वाले समय में कह सकते हैं ना कि एक 60 साल का आदमी होगा, उसके अंदर आगे बढ़ने की जिज्ञासा जो होगी इन कंपेयर टू द 20s, वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। हाँ, हो सकता है मैच्योरिटी, पेशेंस और एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, बट दैट विल डेफिनेटली डू वंडर्स इन द कमिंग टाइम। तो अब उसी हिसाब से अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इसमें बात क्या है कि इसमें पोटेंशियल बहुत अवेलेबल है इस कंट्री में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो जो पोटेंशियल है वो ग्रोथ होने का बहुत है, उसके पीछे रीज़न। तो आज लगाया हुआ पैसा आने वाले समय में कहाँ से कहाँ बन सकता है, वो आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं एक दूरदृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। सेकंड चीज़ जो है, एक डाटा निकल के आया कि यूएस अभी जो ट्रेड टेंशन है सब कुछ है, तो एक डाटा निकल के आया कि अभी जो यूएस की जो टॉप नॉच
कंपनीज़ हैं, हमें जो टेक कंपनीज़ हैं, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, मीटा, तो ये सब जो है किन के दमों पे चल रही है कि भाई इंडिया का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं इंजीनियर्स का हब है जो वहाँ पे इन कंपनीज़ के लिए काम करता है, चीज़ें करता है। तो इसमें जो है इन्होंने बोला कि डेस्पाइट यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस अंडर ट्रंप, टेक जाइंट्स लाइक मेटा, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल रिमेन स्ट्रांगली कमिटेड टू इंडिया, बिकॉज जो डाटा निकल के आया उसमें अभी पिछले 12 महीनों में जो है 30,000 न्यू एम्प्लॉयज़ को कलेक्टिवली हायर किया है इन फर्म्स ने मिलके। ठीक है, अब हो सकता है उस समय स्थितियां उतनी ख़राब नहीं थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हो सकता है ट्रम्प सरकार इन पे प्रेशर डाले कि आप जो है इन चीज़ों को तो जो, लेकिन उससे पीछे समय तक की बात करें तो 30,000 न्यू एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द इंडिया इज़ बीइंग हायर्ड बाय दीज टेक टॉप नॉच कंपनीज ऑफ द यूएसए। ठीक है, जिसमें आपने ये सब पढ़ ही लिया। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं तो जो कि 2022 की जो पीक हायरिंग थी दैट इज़ 37,000 हायर्स किए थे फ्रॉम द इंडियन कंट्री, तो वो थी। अब उसके बाद जो है अभी 2025 में ये डाटा निकल के आया अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक के बीच का कि भाई इतना हायर हुआ है इंडिया से। क्यों हायर हुआ है भाई? देखो, कंपनीज कभी किसी की कोई सगी नहीं होती हैं, वो मुनाफा देखती हैं, चाहे वो यूएसए की हो, जर्मनी की हो, चाइना की हो, इंडिया की हो, कोई भी हो, वो फ़ायदा और मुनाफा बैलेंस शीट्स में देखा जाता है। तो अब अगर हमें जो वर्क फोर्स मिल रही है इन कंपनीज को क्वालिटी एंड द पेमेंट बेसिस पे, तो वहाँ पे जब इन्हें क्वालिटी दिखाई पड़ रही है, मिलती है, उसी बेसिस पे यहाँ पे ये हायरिंग्स होती हैं और मिली हुई हैं। आपके करने से या डिस्करेज करने से चीज़ें थोड़ी बहुत हैम्पर हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा समय तक ये टिक नहीं सकती हैं। अगली बात करूँगा तो यहाँ पे वही चीज़ बात की गई कि इंडियन इकोनॉमी, अभी जो कि यहाँ पे ये हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने अभी एक मीट हुआ था, उसमें उन्होंने बोले भी थे कि अभी जिस तरह का ड्राइव चल रहा है इंडिया, इस तरह से पूरा किस तरह से फाइनेंस सेक्टर में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी, क्योंकि कोई भी जो कंट्री है वो ग्रोथ करेगी तो बैंकिंग सेक्टर के मूवमेंट के थ्रू ही चीज़ें रन अप होती हैं। आज केवाईसी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, हर एक बंदे का खाता खुल रहा है, 55 करोड़ जनधन खाते खुले हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये सब तरीका है एक तरह से जॉइंट आपको करने का, पूरी कंट्री को मतलब एक तरह एक लेवल पे प्लेटफॉर्म पे लेके आने का। तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बैंक्स। ठीक है, तो उनका जो एक दावा था और इन्होंने जो वही बेसिस जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई इंडिया विल बी वेरी सून विल बी थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो बनने वाली वही पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं। तो उनको सब बोला गया कि भाई जिस तरह का अभी अप्रैल जून तिमाही का 7.8% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट आई है, वो जो कि एक बहुत ही अलग लेवल पे आई, तो इन सब अपने जो एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं उन सब को बीट करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये सब जो है इंडिया को उस ओर धकेल रहे हैं कि वी विल वेरी सून सरपास द जर्मनी फुल जीडीपी लेवल्स। ठीक है, तो अब कहोगे सर इसमें क्या फ़ायदा, उनका तो 56,000 करोड़ पर जर्मन के हिसाब से है, भाई हम तो 3,000 डॉलर पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से हमारा बैठ रहा है। तो भाई जब हमारी पूरी जीडीपी बढ़ेगी तो वो 2,990 है तो वो 3,000 होगा, 3,100 होगा, तभी तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी। तो फिर वो मोमेंटम पकड़ने लगता है और बढ़ने लगता है। तो इस तरह से है कि भाई ठीक है, हमारा फिर जो सेकंड कंपटीटर होगा, यानी मतलब नेक्स्ट कंपटीटर होगा, दैट विल बी चाइना। और चाइना को सरपास करने के लिए आप अभी $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचोगे और चाइना विल बी 20, तो वो भी ग्रोथ करेगा और आपकी, लेकिन आपकी पेस जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि चीज़ें 6.5 है, 6.7 है, 6.8 है, 7, इस बार 7.8 के हिसाब से इस क्वार्टर का निकल के आया। तो ये जो मोमेंटम है, जबकि चाइना का तो उस हिसाब से नहीं है, चाइना का उससे कम है, लेकिन अमेरिका का उससे भी कम है। तो ये जब ह्यूज हाथी बन जाता है तो चीज़ें उस हिसाब से ही थकावट के साथ में चलती। तो इंडिया क्यों? क्योंकि अब देखो चाइना की जो पॉपुलेशन थी, अब उनका जब थोड़ा सा ब्रेक हुआ या कम हुआ और हमारे यहाँ अभी फास्ट चल रहा, हालांकि ये कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है कि भाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी जनसंख्या को, लेकिन यंग जनरेशन ज़्यादा रहेगी तो चीज़ें प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग हब और कंजप्शन, ये तीनों ही चीज़ें होंगी, दैट विल आल्सो गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। तो वो चीज़ें एक रहती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हो कि हमारी जो बढ़ने की स्पीड है, ग्रोथ की स्पीड है, वो किस हिसाब से चलती है। तो ये एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने कवर किया था। दूसरा
जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं कि भाई हमें किस एंगल से सोचना चाहिए और किस तरह से हमारी कंट्री ग्रोथ कर सकती है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा मैं आप लोगों के समक्ष कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। तो यहाँ पे अभी जीएसटी उसकी मीटिंग हुई तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आए कि भाई जो इंडिया की जीडीपी का जीएसटी कलेक्शन जो आया, ये जीएसटी कलेक्शन तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.86 ट्रिलियन डॉलर आया है, सॉरी 1.86 ट्रिलियन रुपए आया है अगस्त मंथ का, ठीक है, जो कि 6.5% के ऊपर रहा है कम इन कंपेयर टू द जो अभी कह सकते हैं अभी यहाँ। अच्छा, फिर क्या है कि जैसे जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है ये पिछले अगस्त से कंपेयर किया तो ये 6.5% की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ा है। अब लेकिन और वहीं पे जो कह सकते हैं ना, जैसे हमारा टैक्स कट जाता है तो टैक्स कटने के बाद में फिर हम कभी कभी रिफंड लेते हैं कि भाई ज़्यादा कट गया है, यहाँ पे ये हमने कुछ एक्सक्यूजेस थे हमारे, तो वो रिफंड की जो पेज थी, मतलब जीएसटी जो कलेक्ट होता था उसमें से कुछ रिफंड्स भी होते थे, वो रिफंड की जो स्पीड है, यानी रिफंड लेना, यानी कि मेरा यानी वो गलत नहीं कटा है, वो पैसा जो सरकारी खजाने में गया सही सही गया, उसमें जो है गिरावट हुई है 20% के आसपास की, मतलब फेक रिफंड्स ना लें आदमी, जीएसटी कलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे तो वो 20% के हिसाब से लोअर हुआ, तो दैट विल बी अ बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी कि भाई पैसा सरकार के पास रुका, बढ़ के पहुंचा, ठीक है। जो कि अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिफंड के बाद में 1.67 ट्रिलियन डॉलर बचेगा सरकार के पास में, ये एक साल पहले का डाटा था, ठीक है। अभी 20% लोअर हुआ है। क्या चीज़ लोअर हुई है? जो रिफंड होना था जीएसटी कलेक्शन का वो, तो उससे सरकार के पास में आमदनी जो है वो रुकी रहेगी। तो ये एक पॉइंट आपको कवर करना था। इस सब से क्या है, इन सब से हिंट मिलता है कि हमारा कंट्री में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आपने चाहे डाइवर्सिफाई करके किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हो या कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीएसटी अभी जो जीएसटी की मीटिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आए जो अभी नवरात्रि से नए जीएसटी रेट्स चालू लगेंगे, वो भी गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किया। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उस वहाँ पे कुछ डिसीजंस हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब डीपली मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन जनरली जो स्लैब रेट्स थे उनको चेंज किया है और उससे कितना क्या है हम पर पड़ेगा, 5 और 18% वाले को इसमें डाला है उसमें डाला, इस तरह का रहा है। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं। तो 40% में डाला है, कुछ जो सिन गुड्स बोले जाते हैं, डीमेरिट गुड्स बोले जाते हैं, उनको उधर कन्वर्ट किया है। तो इस तरह की चीज़ें रही। तो इससे कितना रेवेन्यू बढ़ेगा, कितना क्या कुछ होगा, तो वो सब चीज़ें। लेकिन एक बात है कि भाई अगर सरकार ने कुछ चीज़ें सोच के डाली हैं 40% स्लैब में या किसी स्लैब में, तो किसी का मुनाफा है, किसी का थोड़ा सा नुकसान है, या ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन ऑल इन ऑल ये देश के लिए जो हितकारी होगा वही चीज़ें कवर करके गवर्नमेंट डालती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा कि जो अभी जो रिसेंटली संकट आया है कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, वो 50% टैरिफ यूएसए का जो लगा वो एक बड़ा एंगल आया है। तो अब इसकी भरपाई तो करनी वाली बात है भाई, जब यूएसए नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा भाई, हम कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो लेकिन अपने घाटा, जैसे अभी आप ही हो बैलेंसिंग करते हो, जब मंथली सैलरी आपके पास आती है तो आप क्या करते हैं कि भाई मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, आपने घर का बजट होता है कि भाई किसी महीने 40,000 खर्चा हो गया, किसी महीने 35,000 हो गया, किसी महीने 60 हो गया, किसी महीने कुछ हो गया, तो अप डाउन थोड़ा बहुत होता है। लेकिन एवरेज आपको पता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरा इतना खर्चा बैठ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख कमा रहा हूँ 2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, मैं अगर मैं 50,000 के आसपास खर्च कर रहा हूँ तो कभी 40 भी होगा, कभी 60 भी होगा, कभी कुछ होगा, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अब ऐसे ही बिजनेस है, अगर यूएसए टैरिफ से जो इम्पैक्ट बैठेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स पे या इंडियन कंट्री पे, तो उसकी भरपाई के लिए जो दूसरे रास्ते हैं वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो और उसी के लिए मैंने आपको बोला था कि इंडिया बहुत पहले से ही अपने जो जितने भी एम्बेसीज होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज में एम्बेसीज होती हैं, और एम्बेसडर्स जो उनके काम थे, तो गवर्नमेंट ने उनको एक्टिव पहले ही कर दिया था कि भाई आप वहाँ पे उन सब चीज़ों को तलाशें, देखें और कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ है। और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में जो है ट्रेड डील्स इंडिया करने की कोशिश करी, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है इंडिया इज स्पीडिंग अप द पुश टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्सपोर्ट मार्केट्स आफ्टर ट्रेड टॉक्स विद द यूएस हिट ए रफ पैच एमिड प्यूनिटिव टैरिफ्स एंड हॉस्टाइल हार्प्स फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी इनसे जो इम्पैक्ट बैठा उसको मूव करने की कोशिश कर रही है कि
ट्रेड डील्स हों किनके साथ, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में और भी साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ में। तो ये इनसे इस एरिया में जो कंट्रीज होती हैं उनके साथ में, जिसमें मतलब ट्रेड डील विद ऑस्ट्रेलिया, कतर, सऊदी अरेबिया और भी आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में, तो यूरोपियन यूनियन के साथ में भी जो है अभी देख सकते हो सीनियर ऑफिशियल्स आर विजिटिंग द यूरोपियन यूनियन बिफोर दैट एज टू साइड्स एम टू कंक्लूड द पैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और ये जो ट्रेड डील्स होते हैं ये बहुत जल्दी चल तो देखो अमेरिका के साथ में भी रही है, बट अभी थोड़ा टेंशन्स चल रहे हैं तो वो चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। तो लेकिन बाकी साइड से चीज़ें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं तो वो गवर्नमेंट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में, और वो एक दौर की वार्ता के साथ में नहीं हो पाते हैं, उनके साथ में वो निगोशिएशन चलते हैं, बैठकें होती हैं, वो मतलब लगभग महीने और सालों लग जाते हैं, मतलब सालों मतलब इन द सेंस कि एक साल भी लग जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो उस तरह से अपने चीज़ों को रखे और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखा जाए जो कि दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इंडिया ऐसे वर्ल्ड लेवल पे चीज़ों को कर रहा है जिससे कि जो यूएसए टैरिफ्स हैं उनको कम किया जा सकते, डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री पर कम किया जा सके, और भी चीज़ों को देख के मतलब ये सब डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ है, ठीक है। द ब्लॉक इंक्लूड साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, ये सब कहाँ से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी कर रही है पूरा, वहाँ पे भी ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से चीज़ों को देख रही है। तो वर्ल्ड में पूरा जो है सिनेरियो जो है उनको जो इम्पैक्ट है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि इंडिया एक्सपोर्टर्स शिफ्ट फोकस टू न्यू मार्केट्स एमिड यूएस टैरिफ हाइक, ठीक है। तो वो वही चीज़ जो मैंने अभी कवर करी उन सब चीज़ों पे यहाँ पे बात वही कही गई है, ठीक है। देन यहाँ पे एक बात कही है, ट्रम्प टैरिफ के दबाव के बीच रूस ने, अभी एक और रिसेंटली न्यूज़ है कि भाई जितना ट्रम्प ने टैरिफ लगाया सब कुछ है, सब प्रॉब्लम्स है, तो रूस ने जो तेल इंडिया को देती थी सस्ता तेल, वहाँ पे अभी पहले ज़्यादा छूट हमें मिलती थी, सस्ता तेल मिल रहा था, फिर अभी तो धीरे धीरे करके वो थोड़ी सी कम हो गई थी, बट अभी फिर जो है एससीओ मीट के बाद में भी एक मतलब एक तरह से न्यूज़ निकल के आ रही है कि जहाँ पे $3 से $4 प्रति बैरल कर दिया, जो कि अभी $1 प्रति बैरल रह गया था जो डिस्काउंट था रशियन ऑयल्स। तो वो अभी $3 से $4 प्रति बैरल फिर कर दिया है रशिया ने फॉर द इंडिया कि ठीक है। ये अभी देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने भारत को दिए जाने वाले तेल पर छूट को बढ़ाकर $3 से $4 प्रति बैरल कर दिया। पिछले सप्ताह यह छूट $2.5 के करीब रह गई थी, जो जबकि जुलाई में $1 प्रति बैरल रह गई थी। सितंबर अक्टूबर में भारत को भेजे जाने वाले तेल पर नई दरें लागू होंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई पहले पहले ज़्यादा छूट मिली थी, फिर धीरे धीरे वो छूट कम होते होते $1 तक पहुंच गई थी, फिर उन्होंने बढ़ाई तो $2.5 करीब पहुंचा दी अभी पिछले सप्ताह, फिर अभी और बढ़ा दी कि भाई $3 से $4 प्रति बैरल छूट इंडिया को और हम देंगे ऑन क्रूड ऑयल। तो इस तरह से ये होती है पार्टनरशिप, कह सकते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो रशिया कह सकते हैं इंडिया में या कुछ है, ये रिलेशंस आज के बने हुए नहीं हैं और बहुत पहले के हैं। और रशिया का जो सपोर्ट एक तरह से कह सकते हैं ना इंडिया के लिए आंख बंद करके, तो इस तरह की दोस्ती रहनी पड़ती है। और रह गई बात यूक्रेन के साथ में रशिया के जो जो टेंशन्स हैं, तो ऐसे तो हमारे भी पाकिस्तान के साथ में रहते हैं। तो हमारा वक्तव्य क्या बात पे होता है? हमारा वक्तव्य इस बात पे होता है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेके हो, चाहे चीज़ों को लेके हो, वहाँ पे थर्ड पार्टी के निगोशिएशंस को हम नहीं मानेंगे। तो हालांकि कंडेम किया जाता है, समझाया जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो है इन सब चीज़ तो वो भी कह सकते हो कि अपने हित तो होते हैं, चाहे वो यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारी तरफ को कौन खड़ा है, हमें इन सब चीज़ों पर भी समझ के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया। और जहाँ तक स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अपने रिस्क एपिटाइट को धीरे धीरे इंक्रीज़ करके कैसे आगे बढ़ना है, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन बना रहता है। वीडियो और चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करिए। सेकेंडली, एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं। एक ओपन ग्रुप है एंड दैट विल बी मोर फ्रेंडली टू एवरीवन। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।